हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम मेमन और आज हम शुरू करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 4। इसमें हम पढ़ेंगे कि फ्यूचर ट्रैजेक्टरीज मतलब अभी तक के हमने इंटरनेशनल रिलेशंस को समझा, इसकी थ्योरीज को समझा, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझा, डिबेट्स को समझा। अब फ्यूचर में हमें क्या करने की ज़रूरत है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये चीज़ जो है हम समझने वाले हैं। उसमें हम पढ़ेंगे ग्लोबल आईआर के बारे में, ग्लोबल आईआर क्या होता है और एक रिलेशनल टर्न क्या होता है। दोनों चीज़ों को हम ध्यान से समझने वाले हैं, तो शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर बेसिकली अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसके लिए आपको बाकी सारे चैप्टर्स जो है पता होंगे, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन है इस चैप्टर में। मैं आपको फिर से ये चैप्टर के बारे में बता देती हूँ स्टार्टिंग से। इसमें स्टार्टिंग से ये बताया गया है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक तरीके का स्टडी है जिसमें आप स्टेट एज वेल एज नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच का रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। चाहे नॉन स्टेट एक्टर्स एनजीओज हो, यूनाइटेड नेशंस हो, डब्ल्यूटीओ हो, आईएमएफ हो या कोई और पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन हो, सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें आ जाती हैं। और इसमें बहुत सारे चीज़ों में जो है डिस्कशन किया जाता है, जैसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, वार एंड सिक्योरिटी। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी की तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें आती है, एक आती है वॉर और एक पीस। और हर कंट्री चाहती है कि पीस जो है मेंटेन रहे, और इसी पीस को मेंटेन करने के लिए अलग अलग जो है थ्योरीज दी जाती है। कोई कहता है पीस को मेंटेन करने के लिए आपको वॉर के लिए तैयारी करनी है, जिसे हम रियलिस्ट थ्योरी कहते हैं। और कोई कहता है कि पीस को मेंटेन करने के लिए आपको कॉमन गुड देखना है, जिसे हम लिबरल थ्योरी कहते हैं। अगर हम बात करें कि आईआर डिसिप्लिन की शुरुआत कैसे हुई, तो आईआर डिसिप्लिन की शुरुआत होती है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से, जो कि 1648 में साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्या है? बेसिकली 30 ईयर्स ऑफ रिलीजियस वॉर जो कि प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स के बीच में हुआ था, उसको ख़त्म करते हुए ये ट्रीटी बताती है कि स्टेट जो है सॉवरिन रहेगा। इससे हमें तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलते हैं। एक मिलता है सॉवरिनिटी का कॉन्सेप्ट, एक मिलता है सेक्युलरिटी का कॉन्सेप्ट, और एक मिलता है हमें इंटरनेशनल रिलेशंस का जो कॉन्सेप्ट जो कि इमर्ज होकर आया कि पीस एंड कोऑपरेशन किस तरीके से जो है मेंटेन हो सकता है, जिसमें हम बात करते हैं कि हर एक कंट्री की अपनी एक टेरिटरी रह सकती है। लेकिन ये जो प्रेजेंट डे आईआर है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना वो डोमिनेट करती है। मतलब इसमें हर चीज़ हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, हम इंडियन पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ते, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ते, हम सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। और जब मैं वेस्ट की बात कर रही हूँ मतलब मैं यूएस की बात कर रही हूँ, और साथ साथ मैं नॉर्थ अमेरिकन, नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ। तो ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन का जो डिसिप्लिन है ये वेस्टर्न डोमिनेटेड है। और इसी वजह से जो है नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड को इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला, क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड था उसने नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत टाइम तक के कोलोनाइज करके रखा था, जैसे कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। तो हमें ये समझ में आता है कि आज़ाद होने के बावजूद भी नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड अभी भी एक हेजेमनी के अंदर जी रहा है ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, जहाँ पर वो कहीं ना कहीं पैसिव है, ना कि एक्टिव। और जो भी चीज़ें सुपीरियर वेस्ट सिखाता है वही सारी चीज़ें जो है नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड सीख लेता है। बल्कि नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड के पास खुद के पास अपनी बहुत बड़ी रिच कल्चरल हिस्ट्री रह चुकी है। इंडिया की बहुत सालों से 3000 4000 साल की सिविलाइजेशन रह चुकी है, शायद उससे भी पहले की सिविलाइजेशन हमारी रह चुकी है। और चाइना की आप सिविलाइजेशन देख लीजिए, ठीक है, तो ओटोमन एम्पायर की आप सिविलाइजेशन देख लीजिए। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स हम वेस्टर्न कंट्रीज की जो है बात सुन लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज हमें जो है कहीं ना कहीं मौका नहीं दिया जाता कि हमारी डिसिप्लिन, हमारी थ्योरीज को इंटरनेशनल लेवल पर लाया जाए। वो क्यों नहीं दिया जाता वो भी जो है हम समझेंगे। और दूसरा कंटेक्स्ट ये भी है कि जो इंटरनेशनल थ्योरीज जैसे कि रियलिज्म और लिबरलिज्म, जिनको बताया जाता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे फिट है, वो एक्चुअली में इंटरनेशनल लेवल पे फिट नहीं है। ये जो थ्योरीज जो वेस्टर्न कंट्रीज जो है प्रमोट करती है और वेस्टर्न कंट्रीज इसके प्रपोनेंट है, ये थ्योरीज एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए अच्छी है, ना कि नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। तो ये सब तो प्रॉब्लम की जड़ हो गई, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन लाई करता है ग्लोबल आईआर में। तो ग्लोबल आईआर है क्या? ग्लोबल आईआर मतलब ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ग्लोबल आईआर इस चीज़ पे फोकस करता है कि कहीं ना कहीं जो हॉजेमनी बनी हुई है, जो डोमिनेंस बनी हुई है वेस्टर्न कंट्रीज की, उसको तोड़ना है।
और आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कंट्रीज को इतने टाइम से मार्जिनलाइज करके रखा गया था, जिसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, वो कंट्रीज के पर्सपेक्टिव्स भी हमें पढ़ने हैं। जैसे कि इसके पिछले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कुछ ग्लोबल पर्सपेक्टिव फ्रॉम इंडियन कंटेक्स्ट, साउथ अफ्रीकन कंटेक्स्ट, लैटिन अमेरिकन कंटेक्स्ट, चाइनीज कंटेक्स्ट, डिफरेंट कंटेक्स्ट मैंने आपको बताए थे। और हमने पढ़ा कि उनके पर्सपेक्टिव भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल रिलेशंस में उनकी थ्योरीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। पहले तो हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों है, इसकी जड़ क्या है, और फिर हम ये भी समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बेसिकली सॉल्यूशन लाई करता है ग्लोबल आईआर में। तो ग्लोबल आईआर है क्या? तो ग्लोबल आईआर ये है कि आप जो है अपार्ट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज की थ्योरी, आप नॉन वेस्टर्न की कंट्रीज की थ्योरी को भी पढ़े, और जो वॉइसेस इतने टाइम से दब गई है, सप्रेस हो चुकी है, कोलोनाइज हो चुकी है, उनकी वॉइसेस को भी समझे, ताकि इंटरनेशनल रिलेशन अपने आप में एक इंक्लूसिव डिसिप्लिन बन के रह जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न डोमिनेशन की वजह से ये एक ऐसा डिसिप्लिन बन जाए जो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ही यूजफुल हो। तो इसलिए हमें इसे मल्टी मतलब आपको अगर हमें इसे मल्टी प्लूरल मतलब प्लूरल बनाना है, तो उसके लिए हमें मल्टीपल वॉइसेस को सुनना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल आईआर है क्या। तो ये जो वेस्ट एंड रेस्ट मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज है और बाकी सारी जो कंट्रीज है, उनके बीच का जो डिवाइड है, इसको तोड़ने का काम करेगी ग्लोबल आईआर। तो ग्लोबल आईआर मतलब बेसिकली ये करेगी, अकॉर्डिंग टू आचार्य ग्लोबल आईआर का काम ये है कि पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, जिसको अभी तक के नहीं लिया गया था अकाउंट में, उन सबको भी जो है अकाउंट में लिया जाए। यही ग्लोबल आईआर का काम है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि हमारा जो आईआर है वो देखेंगे हम कि वेस्टर्न डोमिनेटेड कैसे है। तो जब हम आईआर को पढ़ते हैं तो पीटर कार्स्टिन बताते हैं कि हम हर चीज वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 इसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। और हमने जो है कभी भी ये नहीं पढ़ा कि इन सब के बीच में कितनी सारी कंट्रीज आज़ाद हुई। हमारी इंडिया वर्ल्ड वार 2 के बाद आज़ाद हुई, लेकिन हम वो चीज़ कभी नहीं पढ़ते। ऑफ कोर्स जब आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तब आप पढ़ते हैं, बट आप कोई और डिसिप्लिन अगर पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर जो है इस चीज़ों को अकाउंट में नहीं लिया जाता। सिमिलरली एक बहुत ही बड़ा जो है गैप है, मैं आपको समझाऊंगी। जब 1945 से लेकर 1990 तक का जो पीरियड था, उसे कोल्ड वार कहा जाता है, और कहा जाता है मतलब जो पीरियड ऑफ पीस। लेकिन उसमें कितने सारे वॉर हुए। आप देखिए, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, इंडिया चाइना वॉर हुआ, उसके बाद आप देख लीजिए वियतनाम वॉर हुआ, अफगानिस्तान वॉर हुआ। पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में वॉर चल रहा था, लेकिन उसको पीस वाला एरिया बताया जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे यूरोप में वॉर नहीं हो रहा था। लेकिन बाकी जगह जो मिलियंस ऑफ लाइफ गई, उसका क्या? उसका कोई अकाउंट नहीं है। क्यों अकाउंट नहीं है? क्योंकि ये सारी थ्योरीज क्या है, यूरो सेंट्रिक है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि जो पूरी की पूरी वर्ल्ड में जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसे सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कंटेक्स्ट में देखा जाता है। मतलब सारी चीज़ें जो है वो वेस्टर्न कंटेक्स्ट में देखी जाती है, ना कि नॉन वेस्टर्न कंटेक्स्ट में। थर्ड पॉइंट ये है कि हम जितने भी स्कॉलर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि मैकेवली, हॉब्स, लॉक, कांट, कांट मतलब इमैनुअल कांट, तो इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन हम अशोका, कौटिल्य, इब्न खालदून, जवाहरलाल नेहरू, फ्रांस पैनल, इन सब के बारे में क्यों नहीं पढ़ते? क्या रीज़न है? तो यही सारी चीज़ों को जो है चैलेंज करना और ग्लोबल डिसिप्लिन बनाना आईआर को, ये काम है ग्लोबल आईआर का। अब अगर मैं आपको रीजंस बताऊं कि ऐसा क्यों है, तो रीजंस ये है कि पहला रीजन तो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये एक हेजेमनी बनी हुई है यूएस की और वेस्टर्न वर्ल्ड की। दूसरा रीजन ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लर्निंग सेंटर्स है और पब्लिकेशंस है। मतलब वहाँ पर मेजर पब्लिशिंग हाउसेस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, और जितनी भी चीज़ें लिखी जाती है आईआर की, जो आप ये बुक्स पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली ये सब चीज़ें वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, वहाँ पर जर्नल्स पब्लिश होते हैं। और इसी वजह से आपको देखने को मिलता है कि सारी थ्योरी को वो जो है डोमिनेट करके रखे हुए हैं। और वैसे ही एक क्वेश्चन जो है बेसिकली, जो ट्रेडिशनल थ्योरीज मतलब जो आप ये थ्योरीज पढ़ते हो ना, लिबरलिज्म, रियलिज्म, ये फेमिनिज्म, ये सारी थ्योरीज ट्रेडिशनल थ्योरीज कहलाती हैं। तो ये सारी ट्रेडिशनल थ्योरीज ने किस तरीके से साउथ को मार्जिनलाइज करके रख दिया है, ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि 1966 में वाइट पूछते हैं कि क्यों कोई इंटरनेशनल थ्योरी नहीं है। मतलब इंटरनेशनल थ्योरी नहीं है मतलब ये कि क्यों ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जो सारी कंट्रीज के बारे में बात कर रही है। ऐसा इसलिए वो बताते हैं क्योंकि जो नॉन वेस्टर्न थ्योरीज हैं उनको प्रॉपरली अकाउंट में नहीं लिया गया। उनकी लैंग्वेजेस अलग थी, उनको ट्रांसलेट नहीं किया गया, रिसोर्सेज की कमी थी,
और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज थे वहाँ पर। पॉवर्टी थी हमारी कंट्री में, देख लीजिए पॉवर्टी है, डेवलपमेंटल इश्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो हम जो है थ्योरीज पे ध्यान देंगे या ये मेन प्रॉब्लम्स पे ध्यान देंगे? तो बेसिकली इनकी जितनी भी थ्योरीज है ये स्कैटर्ड रह गई, अनसिस्टमेटिक रह गई और इनविजिबल हो गई। तो ये सारे जो है इश्यूज हमको देखने को मिलते हैं जो वाइट जो है कहीं ना कहीं अपनी बुक में इंक्लूड करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आचार्य बुजान के द्वारा दिया जाता है, बेसिकली जो ग्रामस्की का आइडिया है, मैंने आपको एंटोनियो ग्रामस्की का पूरा आइडिया पढ़ाया था। एंटोनियो ग्रामस्की का आइडिया ऑफ हेजेमनी, हेजेमनी रेदर देन डोमिनेंस का आइडिया मैंने आपको बताया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जो है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कोर्जन करते हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो डोमिनेंस दिखाते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था हार्ड एंड सॉफ्ट पावर को भी रिलेट करके बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर समझ लीजिए, क्योंकि मैं उसको वापस रिपीट नहीं कर सकती। इसका कहने का शॉर्ट में मतलब ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी हेजमनी बना के रखी है और हमें ऐसा लगता है कि वही सही है। एक यूनिवर्सलिज्म को स्टैब्लिश कर दिया है जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और जैसे कि रॉबर्ट कॉक्स बताते हैं कि कोई भी थ्योरी जो बनाई जाती है ना किसी का फायदा होता है। थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड सम पर्पस। तो जितनी भी थ्योरीज जो बनाई गई है आईआर में, उसमें किसी ना किसी का फायदा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी है। जब आप पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं तो आपको यही समझना है कि सब अपने अपने फायदे के लिए काम करते हैं। और आज तक की जितनी भी इंटरनेशनल थ्योरीज बनी है उन सबको क्रिटिसाइज करने की कोशिश तो की गई है डेफिनेटली। क्रिटिकल थ्योरीज जैसे कि फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, इन्होंने क्रिटिसाइज करने की कोशिश तो की है, लेकिन उसके बावजूद ये सिर्फ क्रिटिसिज्म बन के रह गई है, अपने आप को एक प्रॉपर थ्योरी में स्टैब्लिश नहीं कर पाई। मतलब कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो ये कहेगी कि मैं मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बेसिक आइडिया इज दैट कि मार्क्सिस्ट थ्योरी अपने आप में क्रिटिकल थ्योरी बन के रह गई है, ना कि एक वेल एस्टेब्लिश थ्योरी बन के रह गई है। आई होप आपको ये डिफरेंस जो है समझ में आ रहा होगा। मेजर रीजन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वन ऑफ द मेजर रीजन कि यहाँ पर पब्लिकेशन एंड इंस्टीट्यूशन ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा बात यह है कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वहाँ पर जो है ज़्यादा जो है इस चीज़ पे काम नहीं हो पाया, मतलब डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे मेजर इश्यूज थे और उसको डील करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एज कम्पेयर टू पब्लिकेशन हाउस को स्टैब्लिश करना। इसलिए कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप वर्ल्ड है वो पीछे रह जाता है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज ने जो थ्योरीज बना दी है उसे जो है नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड जो है फॉलो करता है, बिकॉज उसके पास खुद के पास कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अपनी थ्योरी बनाऊंगा तो क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो ये जो है कॉन्फिडेंस की वो उसमें कमी है। दूसरा आइडिया ये है कि जो वेस्टर्न इंटरनेशनल रिलेशन है ये बेसिकली मैंने आपको बताया ना ग्रामस्की की हेजेमनी पे बेस्ड है। ग्रामस्की की हेजेमनी मतलब ग्रामस्की ने हेजेमनी नहीं बताई, ग्रामस्की ने जो है ये कॉन्सेप्ट बताया, डिस्कवर किया, कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया कि इस तरीके की हेजेमनी एग्जिस्ट करती है जो सॉफ्ट पावर के टर्म्स में होती है। आपको मैनिपुलेट किया जाता है लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। और यही वजह से जो है कहीं ना कहीं जो हम नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बहुत बार दिया है, फिर से देती हूँ। आपका फूड हैबिट्स आप देखिए, आप मैगी खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, पास्ता, स्प्रिंग रोल, चाउमीन, ये आपको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है ओवर दी इंडियन थिंग्स। ठीक है, आपको कपड़े पहनना, जीन्स, शूज़, शूज़ मतलब शूज़ पहनना नॉट अ प्रॉब्लम, बट हाँ इंडियन शूज़ नहीं, आपको वेस्टर्न ब्रांड्स के शूज़ अच्छे लगते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो है कपड़े, जीन्स और शर्ट उस तरीके के अच्छे लगते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज फॉलो करती है, डेनिम। तो ये सब जो है आपके माइंड्स को जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है और आपको पता नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है कल्चरल स्फेयर में भी आती है, एजुकेशनल स्फेयर में भी इम्पैक्ट करती है, पॉलिटिकल स्फेयर में भी इम्पैक्ट करती है। आज इंडिया लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो ऐसा इसलिए बिकॉज कहीं ना कहीं उसने सोचा कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ मॉडल है और यही चीज़ को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि जो हमारा जो पब्लिकेशन हाउस है मैंने आपको बताया, जिसमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया कि पॉजिटिविज्म एंड यूरोसेंट्रिज्म की वजह से जो है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन आज भी जो है वेस्ट वेस्ट की तरफ बायस्ड है। अब पॉजिटिविज्म और यूरोसेंट्रिज्म क्या होता है? पॉजिटिविज्म हम सेमेस्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं। पॉजिटिविज्म उसको बताता है कि जहाँ पर आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड कोई भी कंक्लूजन देते हो, कोई इम्पेरिकल फाउंडिंग करते हो, जैसे कि अगर आपसे आपसे आपको कोई बोलेगा कि H2 + O2 इज इक्वल टू H2O, ठीक है,
तो आप उसको आर्ग्यू नहीं करेंगे, ठीक है, आप उसको एग्री कर लेंगे बिकॉज आपको पता है कि ये जो है प्रूव्ड है। सिमिलरली आपको अगर कोई कहेगा 2+2 4 तो आप आर्ग्यू नहीं करेंगे, आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसे हम कहते हैं पॉजिटिविज्म। तो बेसिकली पॉजिटिविज्म जो है बेस्ड होता है एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पे, और इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो इसी को यूज कर रही है। तो ये जो पॉजिटिविज्म है इसको एज अ हथियार, एज अ वेपन जो है वेस्टर्न कंट्रीज ने यूज किया है। उन्होंने हर चीज को क्वांटिफाइबल तरीके से बताया है, ठीक है, मतलब इम्पेरिकल फैक्ट्स बताए हैं, तो आप इसको डिक्लाइन कर ही नहीं सकते। लेकिन क्या हमने सोचा कि क्या हम क्वांटिफाइबल अप्रोच का भी कोई पर्टिकुलर अप्रोच जो है अल्टरनेटिव रूप में ला सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसपे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगी, आप बहुत अमेज हो जाओगे, आपने वो चीज़ पढ़ी होगी लेकिन आपके दिमाग में नहीं होगा। तो हमारे इंडियन स्कॉलर्स ने, हमारे जो एशियन स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम इस पे किया है। और हमें ये हैरानी होगी ये सोच के कि हम भी जो है क्या कहते हैं काम कर सकते हैं, और क्वांटिफाइबल अप्रोच के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ों में दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम वेस्टर्न कंट्रीज के अप्रोचेस को पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि यही अप्रोच यूनिवर्सल है, और हम हमारी अप्रोच देने की कोशिश नहीं करते, इसी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है कि हम जो है पैरोकियल होकर रह जाते हैं। पैरोकियल यानी संकीर्ण होकर रह जाते हैं। हमारी सोच जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज तक ही लिमिटेड हो जाती है, और यही चीज़ होती है जिसको हम एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं, यूरोसेंट्रिज्म कहते हैं। तो यहाँ तक कि आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और मैं आपको जो एग्जांपल देने वाली थी वो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, जैसे कि अमर्त्य सेन और आपको देखने को मिलता है महबूबुल हक। ठीक है, दोनों भी जो है स्कॉलर्स रह चुके हैं, नोबल लॉरेट रह चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आपने देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या बताया कि जीडीपी से आपको कैलकुलेट करना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है। अब आपको ये बात पता है कि अगर एक कंट्री है, एक कंट्री के अंदर समझ लीजिए 1 लाख लोग रह रहे हैं, 1 लाख लोग रह रहे हैं। अगर उसमें से एक जन की इनकम जो है वो है, एक जन की इनकम जो है वो 1 लाख रुपए है, और बाकी सब लोगों की जो इनकम है वो 10-10 रुपए है। समझ लीजिए, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके का सिनेरियो है। तो जो टोटल इनकम आएगी वो कितनी आएगी? तो अराउंड आप समझ सकते हैं 11 लाख आएगी, अराउंड बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगी। तो आप सोचोगे चलो 1 लाख लोग हैं, 11 लाख कमा रहे हैं, मतलब पर पर्सन कितना हुआ? पर पर्सन आप सोचेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, चलो ठीक है, कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। लेकिन आपने क्या ये चीज़ सोची कि अगर 11 लाख रुपए अगर 11 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए एक जन कमा रहा है, तो ये जो डिस्पैरिटी है ये आपको कभी भी जीडीपी में शो नहीं होने वाली। या नेशनल इनकम, या फिर जिसे आप कहते हैं कि पर हेड इनकम, पर कैपिटल इनकम, इसमें आपको कभी भी ये जो डिस्पैरिटी है ये कभी नहीं शो होने वाली। ठीक है, तो ये डिस्पैरिटी को हाईलाइट करने के लिए महबूबुल हक ने और अमर्त्य सेन ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया था इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उन्होंने बात की कि बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, वो भी हमें जो है कंसिडरेशन में लेने पड़ेंगे, ना केवल सिर्फ इनकम। इनकम जो है वो सोल फैक्टर नहीं हो सकती, ठीक है, इनकम सोल फैक्टर नहीं हो सकती, हमें दूसरी चीज़ें भी देखनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें देखना है कि कितने लोग जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कितने लोग जो है क्या कहते हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन ले पा रहे हैं, कितने लोग जो है हंगर इंडेक्स, मतलब कितने लोग जो है पॉवर्टी के नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी है। ना केवल हमें ये देखना है कि जीडीपी रेट कितना है। हो सकता है कि सिर्फ 10% लोग ही जो है जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और उसमें से 70% लोग बचे, 90 में से 70% लोग बेरोजगार हो। आप आज इंडिया की कंडीशन उठा के देखिए, तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें कौन कितने परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप इसको स्टडी कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा गैप है। जो अमीर है वो बहुत अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये तरीके का आपको जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस जो है अमर्त्य सेन और महबूबुल हक जो है इस चीज़ पे जो है हाईलाइट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरा एक पर्सपेक्टिव मैं आपको देती हूँ यहाँ पर, कि जो आचार्य है उन्होंने 6 पॉइंट्स बताए थे। 6 पॉइंट ऐसे उन्होंने बताए थे कि किस वजह से जो है, मतलब 6 पॉइंट्स बताए थे जो हमें ग्लोबल आईआर बनाने के लिए जो है कंसिडर करने होंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि ग्लोबल आईआर जो है, ग्लोबल आईआर इस चीज़ को चैलेंज करेगा कि यूनिवर्सलिटी क्या होती है। यूनिवर्सलिटी क्या होती है, इसका मतलब ये कि ग्लोबल आईआर इस चीज़ को चैलेंज करेगा कि हमने जो आइडिया बना लिया है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ही जो है वो यूनिवर्सल है। वेस्टर्न वर्ल्ड के जो आइडियाज़ है यूनिवर्सल, इसका मतलब क्या है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के आइडियाज़ सब पे एप्लीकेबल है, इसे हम कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड यूनिवर्सल है।
तो ये चीज़ के आइडिया को चैलेंज करना ग्लोबल आईआर करता है। ग्लोबल आईआर इस चीज़ को चैलेंज करता है कि यूनिवर्सल जो है वो हो सकता है अलग अलग जगह के लिए अलग अलग जो थ्योरीज है वो ज़्यादा रिलेटेबल हो। तो ऐसी यूनिवर्सल थ्योरीज के बदले हमें प्लूरलिज्म की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं हमें प्लूरलिस्टिक यूनिवर्सलिज्म की ज़रूरत है इंस्टीड ऑफ सिंगल यूनिवर्सलिज्म। और ग्लोबल आईआर के अंदर जब हम हिस्ट्री को समझेंगे तो सिर्फ हम ये नहीं समझेंगे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई, या फिर हम ये नहीं समझेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसके बीच में कितने वॉर्स हुए, कौन सी कंट्री किस चीज़ से अफेक्टेड थी, उस कंट्री का क्या सिचुएशन था उस टाइम पे, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे हमारी कंट्री का क्या सिचुएशन था, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे हमारी कंट्री का क्या सिचुएशन था। ये सारी चीज़ें भी हमें उसमें इंक्लूड करनी है, ना केवल सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज की चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है। थर्ड थिंग इसमें ये आती है कि हमें जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है हम इसे खराब नहीं कर देंगे, डिस्प्लेस नहीं कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम रियलिज्म और लिबरलिज्म को हटा देंगे। बेसिकली हम जो है कहीं ना कहीं जो है दूसरी नॉलेज को भी उसमें जो है ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम जो है कहीं ना कहीं जो नॉलेज है उसको हटा देंगे, हम उसी के अंदर जो है बढ़ावा करने वाले हैं। और हम रीजन की स्टडीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, ना कि नेशन की स्टडीज़ के ऊपर। मतलब जैसे कि हम देखेंगे कि हमारा आसपास की जो कंट्रीज़ है, जैसे कि आसियान में आप देखेंगे, या फिर आप अगर आप समझ लीजिए हमारे इंडिया के आसपास नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये हमारी कंट्रीज़ का कल्चर ज़्यादा मिलता जुलता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। ठीक है, हम ऑफ कोर्स सी बात है, अगर आप इनमें से कोई भी कंट्री में विजिट करेंगे, आप अपने आप को थोड़ा रिलेटेबल फील करेंगे एज़ कम्पेयर टू आप अमेरिका जाओगे उसके कंपेरिजन में। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि हम जो है अपने आप को रिलेटेबल फील करें। इसके लिए जो है क्या कहते हैं, हमें हमारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करना होगा। और जब हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करेंगे तब कहीं ना कहीं हम एक तरीके से ग्लोबल आईआर को नया पर्सपेक्टिव दे पाएंगे इन टर्म्स ऑफ रीजनल स्टडीज। तो रीजनल स्टडीज भी हमें करनी है ताकि हम नया तरीके का अप्रोच जो है स्टैब्लिश कर सके। तो जैसे कि आपने देखा कि ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन, उन लोगों की आपस में बहुत मिलती है, उन्होंने ईयू बना लिया। आशियान, साउथ ईस्ट एशियन नेशन ने आशियान बना लिया। अफ्रीकन कंट्रीज ने अफ्रीकन यूनियन बना लिया। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन का होना भी ज़रूरी है ताकि ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अपने कल्चर को प्रिजर्व करके जो है स्टडीज इस पे कैरी आउट कर सके। ग्लोबल आईआर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कल्चरल एक्सेप्शनलिज्म एंड पेरोकिलिज्म नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्लोबल आईआर में कोई थ्योरी ये नहीं कहेगी कि हमारी थ्योरी सबसे बेस्ट है, और ना ही ये कहेगी कि हमारी जो कंट्री है वो बहुत पावरफुल है, इस वजह से हमारी कंट्री जो है क्या है, हमारी कंट्री की थ्योरी बेस्ट है। जैसे कि अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म है, ये अमेरिका बताता है कि मेरी कंट्री बेस्ट है, मेरी डेमोक्रेसी बेस्ट है, मेरा कैपिटलिज्म बेस्ट है, मेरा लिबरलिज्म बेस्ट है, मेरा कल्चर बेस्ट है, मेरा फूड हैबिट बेस्ट है। बल्कि कुछ बेस्ट नहीं है वहाँ का, बट उसके बावजूद भी जो है हर चीज़ को जो है अपना हेजेमनी दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये ग्लोबल आईआर कहीं ना कहीं आपको देखना है कि कल्चरल एक्सेप्शनलिज्म से बचा रहना चाहिए। सिक्स्थ और फाइनल पॉइंट क्या है कि मैंने आपको फिर बताया कि ग्लोबल आईआर के अंदर जो है ब्रॉड कंसेप्शन होना चाहिए। ब्रॉड कंसेप्शन मतलब ये कि सारी चीज़ों को आपको देखना है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि मिलिट्री पावर कितनी है कंट्री की, वेल्थ कितनी है, चाहे छोटी सी छोटी कंट्री क्यों ना हो, उसका आपको जो है अकाउंट लेना है कि वो कंट्री का सिविलाइजेशन कैसा रहा है, उस कंट्री की थ्योरी कैसी रही है, उसकी जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे अकाउंट्स आपको देखने हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा रहा है, उसकी हिस्ट्री कैसी रही है। तो ये आपको जो है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री और वेल्थ नहीं करना है, बल्कि आपको एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाना है जो प्लूरलिस्टिक हो। जब हम ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव पढ़ रहे थे तब हमने इंडिया का पर्सपेक्टिव पढ़ा था, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपको मैं याद दिला दूँ, हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, अगर आप भूल गए होंगे तो मैं आपको यहाँ पर फिर से याद दिला दे रही हूँ। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर से चेकआउट कीजिए। एक है नेहरूवियनिज्म, जो मैं आपको आगे चल के एक बार रिवाइज करवा दूंगी। और एक है हिंदुइज्म या फिर पॉलिटिकल हिंदुइज्म, जो है प्रॉपर वर्ड रहेगा उसके लिए, जिसमें हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। थर्ड पॉइंट हम देखा कि गांधीइज्म, मतलब जो गांधी जी के आइडियाज थे उसे भी जो है कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनल लेवल पे एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो गांधी जी के आइडियाज़ को भी जो है हम कहीं ना कहीं एप्लीकेबल कर सकते हैं। और एक फोर्थ पॉइंट हमने देखा न्यू लिबरलिज्म। तो ये 4 तरीके के जो है पॉइंट्स जो है आपको देखने को मिलते हैं अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें। अब ये चारों पॉइंट्स क्या है ये हम समझते हैं। जब नेहरू जी लीडर बने थे तो उस टाइम पे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वो फर्स्ट थे जिन्होंने कहा कि नहीं, आपको न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करवानी है, इसमें बैन लगाया। बिकॉज ही वॉज वेरी पीसफुल, वो बहुत आइडियलिस्ट माने जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में।
वो खुद के फॉरेन मिनिस्टर भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे, आपको पता है, और बहुत इफेक्टिव लीडर थे अगर आप देखें एक तरीके से। तो बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि नॉन अलाइन मूवमेंट का जो है शुरुआत की। नॉन अलाइन मूवमेंट की जो शुरुआत उस टाइम पे की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद आप देखेंगे कि अफ्रीका अफ्रीका की यूनिटी के लिए उन्होंने जो है अफ्रीकन यूनियन की जो बात की थी वो बाद में जाकर सक्सेसफुल हो पाई। उनका जो है बहुत अच्छा रिलेशन था जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सब के साथ भी। तो ये एक बहुत ज़्यादा जो है निशानी है कि आप किस तरीके से फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आइडिया हम समझते हैं कि अमर्त्य सेन और महबूबुल हक का मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुकी हूँ। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब हम बता रहे हैं कि हमारे पास भी इंडिया में बहुत सारे जो है ऐसे लोग रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको ग्लोबल साउथ से एक अच्छा पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, अल्टरनेट टू दी वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें जो है वो क्लियर है। अब ग्लोबल एजेंडा की बात करी जाए तो ग्लोबल एजेंडा ग्लोबल आईआर एजेंडा। तो 2015 में आईएसए जो है मिलता है ऑर्लियंस में, उन्होंने डिसाइड किया कि ग्लोबल आईआर के अंदर हमें क्या पढ़ना चाहिए या क्या उसमें होना चाहिए। तो बेसिकली ग्लोबल आईआर के अंदर बहुत सारी चीज़ों के पढ़ने की बात की जाती है। तो बेसिकली ग्लोबल आईआर में ये बताया जाता है कि आपको नए नए ट्रेंड समझना है, नए हाइपोथेसिस समझना है। ऐसा नहीं है कि पुराने हाइपोथेसिस को ही बार बार आप टेस्ट कर रहे हो। दूसरा चीज़ ये है कि आपको जो है ये भी समझना है कि जो वेस्टर्न सुप्रीमेसी थी अब वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, मैंने आपको बताया। तो उनका जो इतने साल की हेजमनी थी उसके बाद जो डिक्लाइन हो रही है उसे भी हमें समझना है। हमें रीजनल वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को भी समझना है और ये सारी चीज़ें हमें ग्लोबल आयर में पढ़ना है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि हमें, मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज जो है रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा हमें जो है जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे उसे रीजनल लेवल से लेना है। मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था इन टर्म्स ऑफ यूनिट नंबर 2 में, मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव दिए थे। तो ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव्स में आपने पढ़ा था लैटिन अमेरिका का पर्सपेक्टिव, इंडिया का पर्सपेक्टिव, चाइना का पर्सपेक्टिव एंड साउथ अफ्रीका का पर्सपेक्टिव। आपने शायद वो पर्सपेक्टिव पहली बार पढ़ा होगा बिकॉज वो पर्सपेक्टिव ऐसे हैं जिनके बारे में बात नहीं की जाती, क्योंकि ये सारी कंट्रीज जो है अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है। इस वजह से जो है इनके कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो वही चीज़ को जो है हमें चेंज करना है थ्रू ग्लोबल आईआर। और आचार्य बताते हैं कि हमें ज़रूरत है आईआर को ही खुद ग्लोबलाइज करने की। मतलब वो बताते हैं कि आईआर डिसिप्लिन को हमें ग्लोबलाइजेशन करने की ज़रूरत है, मतलब हमें सारे पर्सपेक्टिव्स में जो है इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट तरीके होते हैं ग्लोबल आईआर करने के, तो वो हम समझेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट जो है एक तरीका होता है वो होता है कि हम जो है थ्यूसिडाइड्स, हॉब्स, मैकियावेली, कांट, ये सब के पैरेलल्स को देखें। मतलब एशिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग रह चुके हैं जैसे कौटिल्य, sun tzu एंड कन्फ्यूशियस, इन सब को भी हम देखें जिन्होंने अल्दो जो है पॉलिटिकल टेक्स्ट नहीं लिखे होंगे कम्प्लीटली। और जैसे कि कौटिल्य का टेक्स्ट जो है सेमी रिलीजियस टेक्स्ट भी मान सकते हो आप इसको, लेकिन इनके अंदर जितने भी पॉलिटिकल चीज़ें हैं आप उसको बाहर निकाल कर जो है पढ़ सकते हो और नॉन वेस्टर्न नैरेटिव जो है फॉर्म कर सकते हो। दूसरा आइडिया ये है जैसे कि कार्नर बताते हैं ईस्ट एशियन मिरेकल में, जहाँ पर उन्होंने आइडियाज ऑफ कन्फ्यूशियस को बताया था कि बेसिकली वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज के अल्टरनेट में आप जो है कन्फ्यूशियस के आइडियाज को कंसीडर कर सकते हो। वैसे ही बिनॉय कुमार सरकार के बारे में आपने पढ़ा होगा सेमेस्टर 1 में, जहाँ पर आपने कौटिल्य के आइडियाज को पढ़ा था। आपको पूरा का पूरा एक पेपर जो इंट्रोड्यूस किया गया था कि आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो वहाँ पर आपने देखा कि कौटिल्य जो है, कौटिल्य को बताया जा रहा था कि कौटिल्य ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे कि सॉवरेनिटी, सिक्युलरिटी, रियलिस्ट आइडिया ऑफ आईआर, ये सब चीज़ें जो है उन्होंने पहले ही अपनी मंडल थ्योरी में दे चुके थे। और ये सब चीज़ों को जो है हाईलाइट अलग अलग स्कॉलर्स जो है वो करते हैं। दूसरे बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स हैं जैसे कि नवनीता चड्डा बेहरा, कविराज। तो बेसिकली ये सारे स्कॉलर्स जो है मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, महाभारत को भी कोट करते हैं। जैसे कि आपने आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ा होगा कि डिफरेंट रिलीजियस टेक्स्ट से हमने बहुत सारी चीज़ें निकालने की कोशिश की कि इंडिया के अंदर किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम रहा होगा, जिसमें हमने न्याय और नीति की बात की, हमने सभा समिति की बात की, और हमने कोशिश की समझने की कि क्या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इंडिया में एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे। दूसरा मैंने पर्सपेक्टिव आपको बताया गांधी का जो आइडिया था, गांधी जी का जो आइडिया था, जिसमें उन्होंने नॉन वायलेंस का आइडिया दिया। और उन्होंने कहीं ना कहीं जो है अपने आपने देखा था उन्होंने जो है चरखे पे फोकस किया, मतलब होम रूल पे फोकस किया।
तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो है मशीन की जो डिपेंडेंस आजकल बढ़ गई है और इंडिया में इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, उस चीज़ के अगेंस्ट उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी। तो एक पर्सपेक्टिव तो ये हो सकता है कि आप एंशियंट इंडिया में जाओ, एक पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि जो आप प्रेजेंट इंडिया है जिसमें गांधी जी थे, नेहरू जी थे, उन सब के पर्सपेक्टिव को आप कंसिडर करिए। मैंने आपको पहले ही बताया जवाहरलाल नेहरू एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे, बिकॉज उन्होंने जो है क्या कहते हैं, ना केवल एक पॉलिटिकल लीडर थे बल्कि उन्होंने एक बुक लिखी थी, आपको पता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने बहुत सारे व्यूज बताए थे, उन्होंने अपने मतलब पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को बताया था। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ज़्यादा लर्नड मैन थे जो इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स कैसे करनी है उन्हें पता था। तो इस चीज़ को लेते हुए जो है उन्होंने अपने व्यूज़ भी बताए थे और उन्होंने जो है ये आइडियाज़ को भी डिस्कस किया था। और उन्होंने जो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है लॉन्च किया था वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो बर्मा के आंग सैन स्यू के जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है मतलब आपको देखने को मिलेगा सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, बर्मा के अंदर, चाइना के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर से आप जो है डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो डिफरेंट एग्जांपल में आपको बताया जा रहा है कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो है मल्टीलेटरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया था। एक तीसरा तरीका हो सकता है इंटरनेशनल रिलेशंस को करने का, मतलब नॉन वेस्टर्न इंटरनेशनल रिलेशंस को करने का। वो ये तरीका है कि बहुत सारे एशिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स थे उन्होंने वेस्टर्न थ्योरीज को लिया और उनकी कंट्रीज में उन्होंने एप्लीकेबल किया और फिर देखा कि क्या ये कंट्रीज में हमारी यूजफुल है या नहीं है। जिसमें आप एग्जांपल्स देख सकते हैं जैसे कि टाकाशी इन जापान, ठीक है, योंगजिन फ्रॉम चाइना, एपी राणा एंड कांति वाजपेयी फ्रॉम इंडिया, ठीक है, उसके अलावा चुंग इन मून फ्रॉम कोरिया, ठीक है, अलगप्पा फ्रॉम मलेशिया, योंगजिन फ्रॉम चाइना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलता है कि ये सारे लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज के पर्सपेक्टिव को लेकर उनकी कंट्री में इम्प्लीमेंट करके देखा। एक और फॉर्म ऑफ नॉन वेस्टर्न आईआर यानी एक और फॉर्म ऑफ नॉन वेस्टर्न इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने का तरीका ये है कि एजी फ्रैंक ने एक डिपेंडेंसी थ्योरी दी थी। मैंने आपको बताया कि हमेशा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज रहेगी वो हमेशा पीछे रहेगी, क्योंकि उनके साथ इतना सारा एक्सप्लॉयटेशन किया गया है नंबर ऑफ ईयर्स में, इसलिए जो है क्या कहते हैं वो हमेशा जो है पीछे रहेगी, क्योंकि वो कॉलोनीज रह चुकी है, सबऑर्डिनेट तरीके से कनेक्ट हो चुकी है वर्ल्ड में, इसलिए वो हमेशा जो है पीछे रहेगी। दूसरा आइडिया जो है समीर आमिन के द्वारा दिया जाता है, जो बताते हैं कि सेंटर और पेरीफेरी का आइडियाज। मैंने आपको बताया था कि सेंटर जो है पेरीफेरी से सारी रिसोर्सेज का जो है एक्सट्रैक्शन करता है। तो बेसिकली ये भी जो आइडिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जितनी भी आइडियाज़ है कहीं ना कहीं जो है ग्लोबल आईआर को फॉर्म करना चाहते हैं, और ग्लोबल आईआर क्या चाहता है, ताकि ये चाहता है ताकि बहुत सारी कंट्रीज जो बाहर रह चुकी थी, मतलब जिनकी जो वॉइस नहीं सुनी जाती जैसे ग्लोबल साउथ, वो सारी कंट्रीज भी जो है इंक्लूड हो सके, ये जो है ग्लोबल आईआर चाहता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी और आपको यहाँ तक के जो है चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में और हम समझेंगे डिबेट्स एंड चैलेंजेस ऑफ द ग्लोबल आईआर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।